अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 1 पेपिलोमा। पेपिलोमा किसकी वजह से होगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। A patient present with the ataxia on both closing eye and open eye. Patient face with the open eye and आई क्लोज्ड लियन इन। अब इसमें दोनों है, ओपन आई के साथ भी गिर रहा है और आई क्लोजिंग के साथ भी गिर रहा है, तो कहां पे लियन होगी? आपके बेली वाले सेरिबेलम में लियन होगी। लेकिन अगर पेशेंट फॉल करता है ऑन द साइड, अगर वो आंखें क्लोज करके, सिर्फ आंखें बंद करके वो साइड पे गिर रहा है, तो ये क्या है? हमारे पास रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है और डीसीएमएल की लीजन है। लेकिन अगर ओपन और क्लोज्ड आई दोनों के साथ फॉल कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? बेली वाले सेरिबेलम की लीजन होगी। थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, थायमीन डेफिशिएंसी से क्या होगा? हमारे पास पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा। और पेरिफेरल न्यूराइटिस की मैंने आपको बताई हुई है सीक्वेंस। B1 इज ग्रेटर देन, डेफिशिएंसी ऑफ B1 इज ग्रेटर देन B6 इज ग्रेटर देन B12। आगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कास्ड बाय किसकी वजह से होगा? स्टाफ ऑरियस की वजह से। मदर मिल्क इज डेफिशिएंट इन, किस में डेफिशिएंट होता है? विटामिन सी में। A lady whose C-section was done leakage of the blood due to damage of, तो कहां पे डैमेज होगा? सी सेक्शन में। इसका कप डबल ओ आई निमोनिक मैंने आपको बताया हुआ है। सी से सी सेक्शन और यू से यूट्राइन आर्टरी या यूट्राइन वेसल्स डैमेज होंगे। आगे हमारे पास फॉलोइंग इज अ पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट। पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है जीआईटी स्फिंक्टर को। अ बेबी विद रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन विद नॉर्मल लिम्फोसाइट। अब देखो लिम्फोसाइट इसमें नॉर्मल है, सिर्फ रेस्पिरेटरी और जीआईटी के का इन्फेक्शन चल रहा है। और डिक्रीज आर एब्सेंट प्लाज्मा सेल, जहां पे भी डिक्रीज आर एब्सेंट प्लाज्मा सेल होंगे विद रिकरेंट इन्फेक्शन, तो क्या होगा? कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी का केस होगा वो। अगर आईजीए की डेफिशिएंसी बताई हुई है, तो उसमें मेनली चाइल्ड इन्वॉल्व होता है, रिकरेंट जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्वॉल्व होगा उसके इन्फेक्शन, और साथ में एटोपी या फिर एलर्जी होती है। आईजीजी की अगर डेफिशिएंसी होगी, तो वो किस में शो होगी? न्यू बॉर्न में स्पेशली शो होती है, और उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये अर्ली एज लेस देन 3 मंथ में शो होता है। बोथ बी एंड टी सेल डिफेक्ट होता है और नो लिम्फ नोड, इसमें कोई लिम्फ नोड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सीजीडी। उसमें क्या है? कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विल बी काज द डिजीज, जैसे स्टाफ ओरियस हो गया और सूडोमोनास, ये काज करते हैं डिजीज को। आगे एक्स लिंक ए गामा ग्लोबिनीमिया, ये 7 to 8 मंथ में शो होती है डिजीज। मेनली इसमें बॉयज इन्वॉल्व होंगे, बी सेल का डिफेक्ट होगा और डिक्रीज ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी आफ्टर सेकेंड डिकेड, ये शो होती है। लिम्फ नोड इसमें इनलार्ज हुए हुए होते हैं। हाइपर आईजीई सिंड्रोम या फिर जॉब सिंड्रोम, इसमें क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ Th17 सेल ड्यू टू STAT3 म्यूटेशन, और इसमें क्या होगा? कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड स्टेफ्लोकोकल एब्सेस बनेगी, रिटेन्ड बेबी टीथ, कोर्स फेसिस, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें एक्जिमा होगा, बोन फ्रैक्चर फ्रॉम माइनर ट्रॉमा। फाइंडिंग्स में क्या आएगा? इंक्रीज आईजीई एंड इओजिनोफिल्स। थाइमिक एप्लेसिया, थाइमिक एप्लेसिया में क्या है? 22q11 माइक्रो डिलीशन होती है, और इसमें फेलियर यूट्रो डेवलप थर्ड एंड फोर्थ फिरेंजियल पाउच, क्योंकि उससे बनता है ना आपका थाइमस। थर्ड थाइमस से हमने याद किया था कि थर्ड फिरेंजियल पाउच से आपका थाइमस बन रहा है। एब्सेंस थाइमस और पैराथायराइड। आगे है डाइगोर्ज सिंड्रोम। डाइगोर्ज सिंड्रोम में क्या होता है? थाइमिक, पैराथायराइड और कार्डियक डिफेक्ट आते हैं। साथ में है वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, इसमें प्लेटलेट, फेशियल और कार्डियक डिफेक्ट आएंगे। कैच 22 में क्या होता है हमारे पास? सी से है कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, कौन कौन सी आएंगी उसमें? टेराटोलॉजी ऑफ फेलाट आता है और ट्रंकस आर्ट्रियोसिस आता है। और ए से क्या हुआ? एबनॉर्मल फेसिस। टी से थाइमिक हाइपोप्लेसिया, और सी से क्या है हमारे पास? क्लेफ्ट पैलेट। 8 से है हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेसिया रिजल्ट इन
टेटनी। और फाइंडिंग्स में क्या आएगा हमारे पास, डिक्रीज टी सेल और पैराथार्मोन एंड कैल्शियम, और थाइमिक शेडो एब्सेंट होता है ऑन एक्सरे। नेक्स्ट है एथलीट इन मंथ ऑफ जुलाई डेवलप हेडिक स्वेटिंग कंफ्यूजन काजेस। तो क्या काज होगी मंथ ऑफ जुलाई में, जट से बताओ, उसे स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, सोडियम उसकी लॉस होना शुरू हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा उसपे। स्ट्रक्चर विच हैव ऑल थ्री स्मूथ मसल लेयर इज, कौन से स्ट्रक्चर में तीनों लेयर्स होती हैं, फंडस ऑफ स्टमक या फिर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। Next, a patient has anemia and hypersegmented neutrophil are present on peripheral blood examination with raised MCV. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो raised MCV और difficulty in balance। इसका क्या मतलब है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी इसमें अपेयर हो रहे हैं। तो ये क्या काज होगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हमारे पास दो तरह से होता है, या तो B9 की डेफिशिएंसी से होगा या B12 की। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि B12 की डेफिशिएंसी है। आगे है विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो साइक्लिक एएमपी से जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो उनका निमोनिक है फ्लैट चैम्प। फ्लैट चैम्प। एफ से क्या, एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से क्या है, टीएसएच। चैम्प, चैम्प के सी से क्या है हमारे पास, सीआरएच, एच से एचसीजी, ए से है एडीएच और पी से पैराथार्मोन। ये सारे जो हार्मोन है ये एक्ट करते हैं थ्रू साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म। अब देखो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल है, टीएसएच, फ्लैट चैम्प। नेक्स्ट है a diabetic patient present with the pneumonia. He has thick mucoid sputum, causative organism. अब देखो डायबिटिक पेशेंट है और थिक म्यूकाइड स्पूटम है, तो क्या मिलेगा उसमें, क्लेप्सेला मिलेगा। क्लेप्सेला का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, थिक म्यूकाइड स्पूटम, और या फिर रस्टी कलर ब्राउन स्पूटम होता है। आगे फर्स्ट पेन फाइबर आर, फर्स्ट पेन कौन से है हमारे पास, ए डेल्टा फाइबर। On second day of life, breastfeeding baby present with the jaundice, indirect bilirubin 8.5 और total bilirubin कितना है हमारे पास 9 है। अब देखो indirect इसमें बड़ी हुई है, तो what is the diagnosis? Diagnosis क्या होगा इसमें, physiological jaundice है ये। Pathological jaundice on first day appear हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डस जो है आपको सेकंड डे पे मिलेगा। अगर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस होता तो वो 5 to 7 डेज में मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन केराटिनाइज इलास्टिक स्ट्रेटिफाइड स्केमस टिश्यू। अब देखो इलास्टिक टिश्यू को अंडरलाइन करो और नॉन केराटिनाइज, तो ये किसकी है, वेजाइना की, जिसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है। आ फीमेल प्रेजेंट विद फीवर एंड डिसयूरिया ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड शेप ऑर्गेनिज्म फाउंड दैट form lactose fermenting pink colony on the McConkey agar. They are indole positive. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो lactose fermenting pink colony को, इंडोल पॉजिटिव को अंडरलाइन करो एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ये सारा किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ई कोलाई का फीचर है। लैक्टोज फर्मेंटर जो होते हैं ना उनमें दो तरह के होते हैं, एक तो फास्ट होते हैं, एक स्लो होते हैं। जो फास्ट है उनका निमोनिक है की, के डबल ई। के से क्या, क्लेप्सेला, ई से इकोलाई और दूसरे ई से इंटेरो बैक्टर। और जो स्लो है उसे आप याद करो CSS से, सी से सिट्रोबैक्टर, एस से है सिरेशिया और दूसरे एस से क्या है, स्लो। मतलब स्लो में दो आएंगे, सिट्रोबैक्टर और सिरेशिया। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है उसमें क्या आएगा, SSP यार, SSP यार, ठीक है। एस से क्या, सल्मोनेला, दूसरे एस से क्या है, शिगेला, पी से क्या है, सूडोमोनास और यार से यर्सीनिया। After finger cut in the boy, which of the following is initial mediator of inflammation? तो initial mediator कौन सा है, हिस्टामीन। अगर पेन की बात करें तो पेन में याद रखना बेदर्दी वाला दर्द, बेदर्दी से मुराद क्या, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2। उसके बाद है इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, ये किस में होंगे, फीवर मीडिएटर है ये। नॉर्मली इंटरल्यूकिन 1 होता है, अगर सूडोमोनास की बात करें तो उसमें टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, E2 एंड D2 ये क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करते हैं। और लेट मीडिएटर्स की अगर बात की जाए तो उसमें क्या आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, हिस्टामीन।
पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, इट इज ड्यू टू, अब फीवर है, फीवर किसकी वजह से होगा? इंटरल्यूकिन 1 की वजह से। इंटरल्यूकिन 6 में 6 किस में रेज हो रहा था? कोरियोएमनियाइटिस में। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर किस में आएगा? जब फीवर और हाइपोटेंशन कास्ड बाय सूडोमोनास होगा। Next is 60-year-old man present in OPD with the complaint of hematuria and increased urine frequency on DRE. अब देखो DRE किया तो उसमें क्या मिला हमें? Stony hard mass felt in prostate lymphatic drainage of it. तो क्या होगा? prostate की lymphatic drainage क्या है? Internal islet. Upon autopsy, a patient was having an एंटीमार्टम थ्रोम्बस। मैंने आपको कहा था दो चीजें होती है, एक एंटीमार्टम होता है और एक पोस्टमार्टम होता है। जो एंटीमार्टम होता है वो क्या है? मरने से पहले हम क्या कहते हैं? ये बंदा बड़ा ज़हीन था, तो प्री मॉर्टम या एंटीमार्टम, तो उसमें क्या होगा? ज़हीन से याद रखना लाइन ऑफ ज़हन आएगी। अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम किसका करते हैं? हम मुर्गियों का करते हैं ना। तो पोस्टमार्टम थ्रोम्बस में क्या आएगा? चिकन फैट अपीयरेंस आएगी। मुर्गी से याद रखना चिकन फैट अपीयरेंस। लाइन ऑफ जहन किस में होगा? कोरालाइन थ्रोम्बस बनेगी, उसमें प्री मॉर्टम थ्रोम्बस होगा और आर्टीरियल थ्रोम्बस होगा। जबकि चिकन फैट अपीयरेंस किस में आएगी? पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बस में। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दैट जनरेट बेसल रिदम फ्रॉम द ब्रीदिंग इंक्लूड, अब बेसल रिदम और ब्रीदिंग को अंडरलाइन करो, इसे याद रखना है BBD से, बेसल रिदम, ब्रीदिंग, और डी से क्या? डॉर्सल। जो नॉर्मल बेसल रिदम है वो कौन काज करता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब यूं याद रखो कि एक इनका बॉस है जो कि वेंट्रल पड़ा है, मतलब एंटीरियरली पड़ा है। जो डॉर्सल पड़े हैं, पीछे पीछे की तरफ पड़े हैं, वो क्या है? वर्कर है जो कि काम कर रहे हैं, नॉर्मली जो काम करते हैं, ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। अब इसे याद रखो डाइव से, DIVE से। डी से डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और आई से क्या होगा? इंस्पायरेशन। वी से वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और ई से एक्सपायरेशन। आपके दोनों कवर हो गए। डाइव डी से, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसके लिए होता है? इंस्पायरेशन के लिए। और वीई से वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर ई से एक्सपायरेशन। अच्छा, अब देखो डॉर्सल ग्रुप करता है क्या? इट करता है बेसिक रिदम फॉर ब्रीदिंग। इनपुट देता है टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कम फ्रॉम द, कहां से इनपुट? कहां से आएगी? वेगस से आएगी। और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, मतलब 9th और 10th नर्व से आती है इसकी इनपुट। और आउटपुट कहां जाएगी इसकी? आउटपुट इसकी जाती है फ्रेनिक नर्व के जरिए डायाफ्राम की तरफ। आउटपुट फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ट्रेवल वाया फ्रेनिक नर्व टू डायाफ्राम। आगे है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपायरेशन के लिए है, ठीक है। ये नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ये बॉस है ना, ये तब एक्टिवेट होगा जब बहुत मुश्किल काम करना हो, मतलब हैवी एक्सरसाइज करनी हो, ये तब एक्टिवेट होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हैवी काम करते हुए। व्हेन एक्सपायरेशन बिकम एक्टिव प्रोसेस। आगे एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर कहां पे होता है? लोकेटेड इन द लोअर पोन्स। स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन को और प्रोड्यूस करता है डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी गैस को। अब एपनियोस्टिक सेंटर को ना आपने एपनिया से याद रखना है। एपनिया में खास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एपनिया में जाते हैं, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है सेंटर? लोअर पोन्स में, नीचे की तरफ है। ए लेकिन कहां जा रहा है? लोअर पोन्स में जा रहा है। और स्टिमुलेट किसे कर रहा है? इंस्पायरेशन को। पहले स्टिमुलेट इंस्पायरेशन नॉर्मली कौन कर रहा था? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब याद रखना एपनियोस्टिक सेंटर भी, क्योंकि बच्चा एपनिया में गया है, उसे सांस लेने की जरूरत है, इंस्पायरेशन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेशन को और प्रोड्यूस करेगा डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी गैस। उसके बाद है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को आपने याद रखना है न्यूमोनिया से, ठीक है। और ये इन्वॉल्व किसे करेगा? अपर पोन्स को इन्वॉल्व करेगा और ये इनहिबिट करता है। अब देखो, जिस बच्चे को निमोनिया हुआ होता है उसे सांस लेने में मसला आता है ना, तो उससे याद रखो कि ये इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को। इसी वजह से ये रेगुलेट कर पाता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को। मोस्ट लाइकली काज ऑफ पर्निशियस एनीमिया इज क्या होगा? ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस।
मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर किसकी वजह से होता है? मिकल्स डाइवर्ट सॉरी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर किसकी वजह से होगा? ऑटो इम्यून जितने भी डिजीजेस हैं वो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर काज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेक्टमी, डैमेज कैन अकर टू यूरेटर एट विच लोकेशन, तो कौन सी लोकेशन पे डैमेज होगा? CBP नुमोनिक इसका पड़ा है। सी से एट कार्डिनल लिगामेंट, बी से बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट और पी एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम। अब देखो यहाँ पे कार्डिनल लिगामेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने चूज किया है बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट। A woman developed viral hepatitis in the pregnancy, came across information on net that this virus is dangerous in the pregnancy. अब वायरल के एल से आपने याद रखना है, हमेशा इसमें ALT इंक्रीज होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात हो तो उसमें GGT इंक्रीज होता है। अब नीचे उन्होंने क्या कहा है कि डेंजरस है, तो डेंजरस से याद रखना है, हमेशा प्रेगनेंसी में जो डेंजरस होता है वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई होता है। लेकिन अगर डेडली की बात की जाए कि कौन सा वायरस है जो डेडली है, तो वो कौन सा है? हेपेटाइटिस डी। उसमें मतलब प्रेगनेंसी की बात नहीं होगी, नॉर्मल बात होगी कि अगर कौन सा डेडली है तो आपने हेप डी को चूज करना है। आगे पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। Caucasian people परसेंटेज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कितना होगा? 47% होता है। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन मैन वर्ल्ड वाइड, मैन में मोस्ट कॉमन क्या है? प्रोस्टेट कार्सिनोमा है। अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें क्या है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए इन मैन एंड फीमेल दोनों में, तो वो क्या होगा? लंग कार्सिनोमा होगा। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन बोथ जेंडर इन पाकिस्तान, तो कौन सा है? लंग कार्सिनोमा। अच्छा, अपर लैटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, अपर लैटरल मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है कि ये कहां जाएगा? एंटीरियर पेक्टोरल में जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव, अच्छा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने आपको कई बार कराई हुई है, इसी वजह से ये मैं छोड़ रही हूँ, आपने इसे रीड कर लेना। एक्टिव थायराइड रिलीज इन ब्लड कैसे रिलीज होता है? टेट्रा आयोडाइड की फॉर्म में। पेशेंट वाज हैविंग altered taste with microcytic hypochromic anemia, स्टूल टेस्ट शो एग्स। अब देखो स्टूल में क्या आ रहे हैं? एग्स आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। रेस्पिरेटरी सिम्टम की अगर बात की जाए तो उसमें याद रखना हमेशा एस्केरिएसिस आएगा। अगर जस्ट अ मिनट, अच्छा नेक्स्ट है फिशरमैन विद द एनीमिया प्लस इकाइमोसिस। अगर फिशरमैन की बात की जाए और विद एनीमिया, तो याद रखना हमेशा क्या होगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी इकाइमोसिस के साथ। लेकिन अगर फिशरमैन विद एनीमिया और B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या होगा? डाइफेलोबोथ्रमलेटम। क्यों? क्योंकि B12 क्या करता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है। तो डाइफेलोबोथ्रमलेटम मतलब बड़े बूथे वाला, उससे याद रखो मेगा होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आगे है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया किसकी वजह से होगा? एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की वजह से। कंजक्टाइवल स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? लोआ लोआ की वजह से। रेक्टल प्रोलैप्स की बात की जाए तो वो किसकी वजह से होगा? ट्रैक्यूरियस ट्रैक्यूरा की वजह से। मसल या फिर माइएल्जिया, उसमें क्या होगा? ट्रेकिनेला स्पाइरेलिस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज, तो कौन सी टाइप का जॉइंट होता है उसमें? स्कैंड्री कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। इसे याद रखना है अपने मिस निमोनिक से, MIS। स्कैंड्री कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहां पे होगा? मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सिम्फिसिस प्यूबिस।
प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात की जाए तो ये दो जगह पे होता है, एक फर्स्ट स्टेर्नोकोस्टल जॉइंट पे और दूसरा एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। सेल ऑफ G1 फेज, सिंथेसिस ऑफ व्हाट अकर इन G1 फेज। तो याद रखना हमेशा G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी दैट रिमेन इन ट्रू पेल्विस। तो याद रखना ट्रू पेल्विस में कौन सी आर्टरी होती है, मिडल रेक्टल आर्टरी। विच वन इज रेस्ड इन आईटीपी। तो आईटीपी में बीटी हमेशा रेस्ड होगी, और आईटीपी में क्या होता है, हमेशा वैक्सीनेशन की हिस्ट्री दी होती है और बच्चा दिया होता है। साथ में मोस्ट लाइकली अबाउट मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में क्या होता है 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स मौजूद है। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय, तो क्या सप्लाई करती है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड को, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। ये है आपकी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि लेफ्ट या राइट जो भी आप करो, राइट में भी है सुप्रारीनल ग्लैंड को ये सप्लाई करिए इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। नेक्स्ट है स्लोएस्ट कंडक्शन स्पीड इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या स्लोवेस्ट किस में होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में होती है। नेक्स्ट रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, ट्रू इज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, डिपेंड ऑन हाइपोथैलेमस फॉर एंडोक्राइन एंड वेस्क्युलर फंक्शन। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला उन्होंने पूछा वह क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू cardiac output over heart rate. Which structure is found 2 feet proximal to the appendix at the anti-mesenteric border of the intestine? तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, मिकल्स डाइवर्टिकुलम होगा। और इसमें ना रूल ऑफ 2 फॉलो किया होता है। कॉमनली ये अंडर 2 ईयर एज में मिलती है, 2% पॉपुलेशन में मिलेगी, 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन मिलेगी, 2 इंच लॉन्ग मिलेगी, 2 टाइप ऑफ म्यूकोजा होंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो कि यूजुअली ब्लीड करता है, और दूसरा पेंक्रियाटिक म्यूकोजा होगा। ये दो तरह के, इसका भी एमसीक्यू आता है। पेंक्रियाटिक और एक्टोपिक दिया होता है कि ब्लीडिंग के साथ कौन सा म्यूकोजा होगा, तो वो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है। 2:1 मेल प्रीडोमिनेंस होगी इसमें। Premi gravida died during delivery. Most common complication in our country क्या है, hemorrhage. Cardiac output depend upon, किसके ऊपर डिपेंड करती है, left ventricular and diastolic volume के ऊपर। A patient with tip of tongue carcinoma, first drainage of lymph node। टिप ऑफ टंग की बात की है, टिप ऑफ टंग में कहा जाएगा, सब मेंटल में। अगर पोस्टीरियर 1/3 की बात करें तो वो कहाँ जाएगा, हमारे पास जुगलोओमोहाइड में। लेकिन अगर एंटीरियर 2/3 की बात करें तो वो जाएगा सब मैंडिबुलर। अब याद रखो, तरतीब से देखो, टिप में क्या होगा, सब मेंटल। अगर एंटीरियर 2/3 की बात करें तो सब मैंडिबुलर। पोस्टीरियर 1/3 की बात करें तो जुगलोओमोहाइड। 5 year ट्रांसप्लांट सर्जरी देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, 5 में इंक्रीज करेगा लिम्फोप्रोलिफरेटिव। एक मिनट। अच्छा देखो, उन्होंने 5 years की बात की है, तो उसमें क्या है हमारे पास लिम्फोप्रोलिफरेटिव है।
आफ्टर ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी कौन सी होगी ट्रांसप्लांट के बाद? स्किन की। आफ्टर ट्रांसप्लांट कॉमन मेलिग्नेंसी इन 5 to 7, अगर ड्यूरेशन दे दे वो 5 to 7 ईयर तो क्या होगा? लिम्फोप्रोलिफरेटिव। आफ्टर ट्रांसप्लांट कॉमन मेलिग्नेंसी आफ्टर 10 to 15 ईयर, अगर 10 to 15 ईयर्स की बात करें तो उसमें क्या आएगा? स्किन लॉस का। अच्छा, नेक्स्ट इज बोन ब्लास्ट इन द एरिया इट विल अफेक्ट विच सिस्टम? तो बोम ब्लास्ट याद रखना हमेशा हिमेटोपोइटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल जब भी आपने एपी लगाई तो उससे क्या होता है? हाइपोटेंशन होती है। इसी वजह से जैसे ही आप एपी लगाते हो ना, फौरन ही आप हेड साइड जो है ना वो टिल्ट करती हो डाउनवर्ड, पांव वाली साइड ऊपर की तरफ जाती है ताकि ब्रेन को ब्लड मिलता रहे। Which lymphoid organ has paracrine action? तो paracrine action याद रखना हमेशा किसका होगा? थाइमस का होगा। इन हाइपरस्प्लेनिज्म में क्या होता है? सेल बिकम नॉर्मल आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। पेशेंट sustain injury in the RTA, then patient with the gait problem. On examination, he was asked to stand on his left leg while doing so right pelvis sink. Which of the following is most probably damaged? तो कौन सी चीज डैमेज होगी इसमें? लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस डैमेज होगा। साइड ऑफ पेल्विस सिंक इट्स अपोजिट, अब याद रखना हमेशा पेल्विस अपने अपोजिट साइड पे सिंक करती है, मतलब अपोजिट साइड का होगा। अगर फर्स्ट करो मेरा राइट साइड का मसल डैमेज है तो लेफ्ट साइड पे मेरी पेल्विस सिंक करेगी। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, अगर बैठ के खड़े होने में मसला है तो ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज होगा, उसमें इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है तो बड़ा मसल लेकिन उसे सप्लाई कौन कर रही है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है। अगर वेडलिंग गेट की बात की जाए तो उसमें ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है इसी वजह से इन्हें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। पेशेंट हैड किडनी ट्रांसप्लांट 1 year back, now has whitish gray membrane on tongue which can be removed। अब याद रखना जो कि रिमूव हो सकती है व्हाइट मेम्ब्रेन वो होती है हमेशा कैंडाइडा की, ओरल कैंडाइडियासिस, और इसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। लेकिन अगर व्हाइट मेम्ब्रेन है और वो ब्लीड करती है रिमूवल पे तो वो किसकी वजह से है? डिप्थेरिया की वजह से। 65-year-old man having fatigue, pallor and weight loss, a golden yellow pigment seen in the liver which turned blue on staining. This is, अब वो ब्लू हो गया स्टेनिंग के ऊपर, तो ये क्या हुआ आपका? लिपोफ्यूसिन हुआ, लिपोफ्यूसिन। येलो ब्राउन ग्रेन्युलर पिगमेंट सीन इन हिपेटोसाइट आर द लिपोक्रोम, या फिर उसे क्या कहते हैं? लिपोफ्यूसिन, विच एक्यूमुलेट ओवर द टाइम इन द सेल, पर्टिकुलरली कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे? लिवर में और हार्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है? वेयर एंड टेयर विद एजिंग। Patient having weight gain despite loss of appetite, worried, wearing warm cloth in the summer. Which test should be done to reach the, अब देखो वहां पे क्या वेट गेन हो रहा है और लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो ये किस चीज का सिनेरियो है? हाइपर का या हाइपो का? जल्दी से बताओ किस चीज का है? हाइपो पे हाइपो? हाइपो, गुड, हाइपो का सिनेरियो है ये, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे आप? टीएसएच करेंगे। A young boy is brought to hospital after bicycle accident, possible pelvic fracture while awaited the CT scan for pelvis. Physician proceed with the focal neurological examination in testing the child reflex. Which of the following nerve would carry afferent impulse to the cremasteric reflex? अब याद रखना एफरेंट जो लेके जाती है वो फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व लेके जाती है। इसे AFI से याद रखो, ए से एफरेंट, एफ से फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व, और ईफ्रेंट को याद रखो एग्नोमोनिक से, EGG, ई से ईफ्रेंट, जी से जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व। इन प्राइमरी डिहाइड्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बिकम, प्राइमरी में क्या होता है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हाइपरटोनिक हो जाता है। मैराथन रनर इन द जुलाई फील वीकनेस
अनअटेंटिव एंड फॉल विद द स्वेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज, तो उसमें काज क्या होगा, हीट एग्जॉशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, अगर स्वेटिंग ना होती तो आप क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक है। नो स्वेटिंग प्लस कोलैप्स तो हीट स्ट्रोक, स्वेटिंग प्लस कोलैप्स तो हीट एग्जॉशन इज ग्रेटर देन डिहाइड्रेशन। विच वन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड, इन ब्लड फॉर्मेशन, तो क्या चीज इन्वॉल्व होगी ब्लड फॉर्मेशन में, फाइब्रिनोजिन। स्ट्रेस लीड टू, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हमें कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है और साइकोलॉजिकल सिम्टम आ सकते हैं। क्लीन हाइजेनिक वुंड सर्जिकली क्लोज्ड बाय सूचर काज, तो क्या काज करेगा, स्कार फॉर्मेशन, स्कार बनना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट हैविंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी इन नॉर्मल कंडीशन, व्हाट prevent toxic attack of the structure affected the diabetic nephropathy, तो क्या चीज प्रिवेंट करती है, एंडोथेलियल सेल। स्टडी ऑफ पैप स्मीयर सैंपल कलेक्शन टू चेक द फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मेथड, तो सैंपल आपने कैसे कलेक्ट करना है, हर एक स्लाइड के ऊपर जहां पे आपने सैंपल कलेक्ट की है उसमें पेशेंट का नाम लिखते जाना है। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब देखो उन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो क्या था, प्लेसेंटा। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन काजिंग क्लेमाइडिया सिट्टाकोसी, सिट्टाकोसी मतलब हमने परिंदों को पकड़ना है सिट्टा डाल के, ठीक है, क्योंकि आप परिंदों को पकड़ रहे हैं तो वो क्या है, आपके ऑब्लिगेट हैं, आपके क्या है, ऑब्लिगेट हैं, आपकी बात मान रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हुआ। ओवेरियन ग्रेन्युलोसा सेल आर पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है, ओवेरियन फोलिकल का पार्ट है। सर्टोली सेल आर फॉर्म्ड इन विच ग्लैंड, तो कौन से ग्लैंड में होंगे, टेस्टिस में। अब जल्दी से बताओ स्टोली सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, सर्टोली सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, FSH, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। मीन इज डिफाइंड एज, मीन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन याद रखना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना उसे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ब्रेकिंग अप बैड न्यूज इन द पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेशेंट में बैड न्यूज कैसे आप ब्रेक करेंगे, फॉर्मल सेशन में। पेशेंट हैज फॉलोइंग एबीजी, पीएच कितना है 7.2, नॉर्मल पीएच कितना होती है 7.35 टू 7.35 टू 7.45, HCO3 लेवल 19 है और PCO2 कितना है हमारे पास 39 है। अब PCO2 नॉर्मल कितना होता है हमारे पास 35 टू 45 और HCO3 कितना होता है 22 टू 26। अब देखो HCO3 इसमें कम हो रहा है, पीएच भी इसमें कम है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब है, कोई मेटाबॉलिक काज है। तो क्या होगा, मेटाबॉलिक पीएच नीचे की तरफ जा रही है ना, तो एसिड की तरफ जा रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे हाउसेस मेम्ब्रेन फॉर्म हाइपोब्लास्ट विद मेक बाउंड्री ऑफ, तो याद रखना इसमें 2 चीजें होती है, एक हाइपोब्लास्ट होता है, एक एपीब्लास्ट होता है। जो एपीब्लास्ट है उसमें एमनियोटिक केविटी बनती है, जबकि हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है, एक्सोसिलोमिक केविटी बनाता है। Next, a patient present with the fever, petechiae and bleeding gum. Bone marrow biopsy was advised. Bone marrow biopsy is done at which of the following site? तो इसका नमूनिक याद रखो, past, PASTS, past। अगर तो पी से हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर आइलिक क्रस्ट, जो कि इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन अगर कोई ओबीस पेशेंट है तो फिर आपने कहां से लेना है, आपने लेना है ए से, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक क्रस्ट से। उसके बाद क्या है, थर्ड में स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, पास की है ना, PAS, एस से स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। टी से क्या हुआ, टीबिया। फोर्थ साइड कौन सी होगी, टीबिया। और ये हमेशा याद रखना, टीबिया से कब लेते हैं, जब बच्चा हो आपके पास लेस देन 1 ईयर एज। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टीबिया से लेते हैं। फिफ्थ कहां से लेते हैं, स्टर्नम से। मेनोब्रियम आर फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या चीज सूटेबल है, वेंट्रल आइलिक क्रस्ट। नेक्स्ट है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ड्यू टू डिफेक्ट इन जीआईटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसकी वजह से होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। मेथड ऑफ चॉइस टू मेजर द बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं, डेक्सा स्कैन कराते हैं।
फिनोटिपिकली फीमेल। अब देखो फिनोटिपिकली उन्होंने कहा फीमेल है, लेकिन अंदर से क्या है, XY कैरियोटाइप उसकी, तो ये क्या हुआ, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। A patient with hypertension, obesity, excessive fat deposition at chest and abdominal area, तो ये किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज ACTH। और ये सिनेरियो किस चीज का है, Cushing syndrome. गुड। Cell arrest in the diplotin, which is the phase of which is the following phase, तो डिप्लोटीन में याद रखना कौन सी फेज है, ये प्रो फेज है, प्रो फेज। हम ना इसकी सारी फेजेस कर लेते हैं अभी, एक दफा रिवाइज हो जाएगी, वैसे आपने पढ़ा तो हुआ है। देखो सबसे पहले है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस में मजीद हमने इसे डिवाइड किया है 3 फेजेस में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना शुरू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारा कुछ रेडी है डीएनए की सिंथेसिस के लिए या नहीं। उसके बाद सिंथेसिस फेज आती है। सिंथेसिस फेज को आपने क्या कहा, एस फेज का। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, डीएनए सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग दिस फेज और क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे है G2 फेज। G2 फेज इंटरवल है बिटवीन द डीएनए सिंथेसिस और माइटोसिस, मतलब माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले और सिंथेसिस ऑफ डीएनए के बाद जो फेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, G2 फेज कहते हैं। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है G2 फेज की, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव इलोंग विद माइटोसिस फेज। इसे लिख लो कहीं पे, याद कर लो, अपने जहन में बैठा लो। रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है, G2 फेज है। रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है, G2 फेज है, जो कि किसका पार्ट है, इंटरफेस का पार्ट है। आगे है माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में क्या होगा, पेरेंट सेल डिवाइड होके नए 2 डॉटर सेल बनाते हैं और इसमें डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहले है प्रोफेज, फिर है प्रोमेटाफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। अब प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम इस फेज में कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम फर्स्ट विजिबल विद पैरेलल क्रोमाटिड। ये एमसीक्यू आपका आया हुआ है कि फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, प्रोफेज के अंदर कंडेंस भी होते हैं और विजिबल भी होते हैं विद पैरेलल क्रोमाटिड। आगे है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरप्ट होना शुरू हो जाती है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड करते हैं विद द काइनेटोकोर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो मेटाफेज। मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज में याद रखना मेटल की प्लेट के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। कौन से फेज में, मेटाफेज में। ये हमने कल वो पढ़ा है, BCQ पढ़ा है। रिजल्टिंग इंटेंशन काज क्रोमोसोम टू अलाइन एट द मेटाफेज। थिकेस्ट क्रोमोसोम होते हैं इसमें और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कौन सी ऐसी फेज है जिसमें आप बेस्ट क्रोमोसोमल स्टडी कर सकते हैं, तो वो है मेटाफेज। क्रोमोसोम अपने आप को स्पिंडल की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करना शुरू कर देते हैं। आगे है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, काइनेटोकोर सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम मूव करता है टू द अपोजिट साइड। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में सारा कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जो पहले सारी तैयारियां हुई, सारा कुछ हुआ, इसमें सारा रिवर्स होगा और एट द एंड 2 क्रोमाटिड बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एन ओल्ड एज फीमेल इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन केम इन इमरजेंसी विद द BP 160/90, हाई ग्लूकोज, हाई पोटाशियम एंड यूरिया। काजेस, तो क्या काज होगा, देखो ग्लूकोज भी इसमें बढ़ा हुआ है, पोटाशियम भी बढ़ा हुआ है, यूरिया भी बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होगा, रीनल फेलियर। पेशेंट विद द सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, पिटिकियाई, इकाइमोसिस विद कोगुलेशन प्रोफाइल एंड CBC नॉर्मल। डायग्नोसिस इज, अब देखो कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है, CBC भी नॉर्मल है, तो क्या हो सकता है उसमें, वेस्क्यूलाइटिस हो सकता है। एबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन विल इंक्रीज इफ, कब इंक्रीज होगी, जब रेट ऑफ फ्लो थ्रू लूप ऑफ हेनले इंक्रीज होगा। आगे सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट इन, याद रखना हमेशा सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेज ऑफ सेकंड मियोसिस में
रेस्ट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, कैसे एक्सचेंज होते हैं? सिंपल डिफियन की वजह से। ग्लैंड्स एंड क्लाइटोरस लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज है इनकी डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अ फीमेल बेबी विद सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड इन लार्ज क्लाइटोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीक्यू ये बार बार आया हुआ है, SK 18 या 19 में भी आपका रिपीट हुआ है। तो याद रखना, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव और इन लार्ज क्लाइटोरस किसमें होगा? एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम में। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग 10 आवर, व्हेन विल इट रीच एट स्टेडी स्टेट? तो याद रखना, स्टेडी स्टेट हमेशा 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद आती है। 4 हाफ लाइफ होंगी तो कितना बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 आएगा। अगर 5 हाफ लाइफ हो गई है उसके बाद स्टेडी स्टेट आ रही है तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 आएगा। अब आंसर में देखो 50 कहीं नहीं है, सिर्फ 40 दिया हुआ है, तो आपने 40 को चूज करना है। असेसिंग द रिस्क ऑफ स्मोकिंग फॉर द हार्ट डिजीज 500 chronic heart disease patients were asked if they smoke or not. The 500 healthy friends with similar age, sex, and socioeconomic background were also asked about the smoking habits. Result in revealed smoking is at the risk for chronic heart disease. This is example of, तो ये किस चीज की example है? cohort study. एनर्जी नीड इन द स्केलेटल मसल इन एक्सरसाइजिंग मसल। अब एनर्जी स्केलेटल मसल को भी और एक्सरसाइजिंग मसल को भी जो जरूरी है वो कहाँ से मिलेगी? हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन हमारे लिवर के अंदर स्टोर हुआ था, क्योंकि आप एक्सरसाइज करें तो उस दौरान वहां से वो ग्लाइकोजन टूट टूट के आपको एनर्जी देगा। अब pregnant lady with the complaint of DVT at 8 week, which drug can be given safely? अब देखो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी में आपने हमेशा क्या देना है? IV हेपारिन देना है। तो इसे याद कैसे रखना है? हेपारिन कीप्स द बेबी हैप्पी। कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इज, कौन सी है कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज? टॉफ टेराटोलॉजी ऑफ फेलॉट। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल या फिर ए साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है? VSD। मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक डिसऑर्डर इन एडल्ट, ए से एडल्ट, ए से ASD। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइनोटिक डिजीज, साइनोटिक डिसऑर्डर कौन सा है? टॉफ है, टेराटोलॉजी ऑफ फेलॉट। मोस्ट कंजेनिटल साइनोटिक एनॉमली एट बर्थ पे क्या होती है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अगर कोई फीमेल हिल स्टेशन पे रहती है तो उसमें प्री मेच्योर बेबी में क्या होगा? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। साइनोटिक हार्ट डिजीज इन विच शंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो कौन सी ऐसी डिजीज है साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें शंट जरूरी है कि बच्चा सरवाइव करे? तो वो कौन सी है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ड्रग फॉर ब्रेडिकार्डिया इज, ब्रेडिकार्डिया में आप कौन सी ड्रग देते हैं? हमेशा एट्रोपिन देते हैं। पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद द फेलिंग हार्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जब हो रहा होता है आप क्या देते हैं? इनोट्रोपिक स्पोर्ट्स देते हैं, डोपा डोब्यूटा, डोपामीन। व्हाट इज द अलील? अलील क्या है? नॉन आइडेंटिकल जीन ऑन द सेम लोकस। मॉनिटरिंग ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी डन वाया, कैसे? वायरस है ना, वायरल लोड देखना है आपने, वायरल के एंड में L आ रहा है तो L से आपने याद रखना है ALT, या फिर इसे याद कैसे करोगे? SGPT से। मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी इज ALT टू सी द डेवलपिंग लिवर फाइलर और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। तो आपने क्या कराना है? उसका PT कराना है। PT इज ग्रेटर देन फैक्टर 5। 1918 Haemophilus influenza pandemic was worst pandemic and killed many people. Why was it so lethal? क्यों lethal था? क्योंकि उसमें mixture था DNA with animal RNA virus. Patient took anti-TB drug for 2 months. Moderately elevated ESR is due to, 2 माह से वो ले रहे हैं, अब moderately elevate है हमारे पास ESR, किसकी वजह से? Due to anemia की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लेटलेट, प्लेटलेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्लग फॉर्मेशन विद द कोलेजन, प्लग फॉर्मेशन करता है ये विद कोलेजन। कॉमन एंड फर्स्ट डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम क्या है? हमारा स्किन है हमारी और म्यूकस सेक्रीशन है। अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू में क्या होगा? मैक्रोफेजेस। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होगा? न्यूट्रोफिल होगा। नॉर्मली जो हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या आता है? न्यूट्रोफिल आते हैं। पस फॉर्मेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं। सरफेस की बात करें तो स्किन, ओवरऑल फर्स्ट लाइन की बात करें तो भी स्किन। अनरिकॉर्डेबल BP, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी रिस्पॉन्स टू, किसे रिस्पॉन्स करेंगे? डिक्रीज ऑक्सीजन को रिस्पॉन्स करेंगे और ये बड़ी जल्दी वाला रिस्पॉन्स होता है, उसे क्या कहते हैं? बैरो रिसेप्टर।
आगे है फादर इज द हेट्रोजाइगस फॉर द ऑटोसोमल जीन आल्सो अफेक्ट फिनोटिपिकली, मदर इज नॉर्मल। अब देखो सिर्फ फादर जो है वो अफेक्टेड है जबकि मदर नॉर्मल है, तो इससे क्या होगा, हाफ चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, आधे बच्चे जो है वो अफेक्टेड होंगे इसमें। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम कल करेंगे। आपके टेस्ट का कहा था वो इंशाल्लाह फिर मैं बना के आपको दे देती हूँ सुबह। कोई क्वेश्चन? No, ma'am. चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.